तो दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ यह हमारा थर्ड पार्ट है। इसके पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़े हुए थर्ड पार्ट की शुरुआत करते हैं और ये हमारा आज का इस टॉपिक से जुड़ा हुआ लास्ट पार्ट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म इंक्लूड्स, यानी कि थायराइड की अधिकता का मैनेजमेंट है। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रेडियोधर्मिक I-131, दूसरा है थायराइड संश्लेषण और रिलीज में कमी, तीसरा ऑप्शन है थायराइडेक्टोमी और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। तो हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हुआ? हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब हो गया थायराइड हार्मोन्स की अधिकता। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे? कंट्रोल करने का मतलब इसे कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो एक आता है रेडियो एक्टिव I-131, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो रेडियोधर्मी I-131 इसका यूज़ करते हैं हम हाइपरथायरॉयडिज्म में। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे? थायराइड के संश्लेषण और रिलीज होने में कमी करेंगे। उसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं थायराइडेक्टोमी, यानी कि थायराइड के कुछ पार्ट को हम क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने का जो प्रोसीजर है उसको हम बोलते हैं थायराइडेक्टोमी। तो इन सभी टेक्निक का यूज़ करके हम थायराइड की अधिकता का मैनेजमेंट करते हैं। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एक्सेसिव पैराथायराइड हार्मोन्स लीड टू, यानी कि पैराथायराइड ग्रंथि की अधिक सक्रियता की वजह से होता है। पहला ऑप्शन है बोन डैमेज, दूसरा है हाइपरकैल्सीमिया, तीसरा है किडनी डैमेज और चौथा है ऑल ऑफ एबव। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ये सभी कंडीशन आपको दिखाई देंगे जब पैराथायराइड की सक्रियता अधिक होती है। तो कैसे होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पैराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड है, उससे सिक्रीट होता है पैराथायराइड हार्मोन्स। अब इस पैराथायराइड हार्मोन्स का कार्य क्या है? ये हार्मोन्स क्या करता है? जो हमारी आँत है, तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इंटेस्टाइन बनाया हुआ है, ठीक है, ये हमारा इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन से जो कैल्शियम लिया जाता है वो कहाँ पर जाता है? ब्लड में जाता है। यानी कि इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? पैराथायराइड हार्मोन्स के थ्रू, और वो एब्जॉर्ब होकर जाती है ब्लड में। अब यदि हमारे शरीर में पैराथायराइड की अधिकता हो, ठीक है ना, यदि पैराथायराइड की जब अधिकता होगी तो यह इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी। और यदि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ी तो उसे हम बोलेंगे हाइपरकैल्सीमिया। अब इसके बाद बोन डैमेज कैसे होगा? तो बोन डैमेज इसलिए होता है क्योंकि यह हड्डियों से भी कैल्शियम को निकालकर ब्लड के अंदर डालता है, इसलिए होता है बोन डैमेज। अब यदि शरीर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होगी तो गुर्दे में क्या होगी, यानी कि किडनी में क्या होगा? स्टोन बनेंगे और किडनी भी क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है। यदि पैराथायराइड ग्रंथि की सक्रियता होती है तो ये तीनों लक्षण हमें दिखाई देंगे। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। हाइपोपैराथायराइडिज्म के दौरान सीरम कैल्शियम का स्तर होता है। ड्यूरिंग हाइपर पैराथायराइडिज्म सीरम कैल्शियम लेवल इज। तो आपके ऑप्शन है, पहला डिक्रीज होगा, दूसरा इंक्रीज होगा, तीसरा है नॉर्मल रहेगा और चौथा है कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं और सिंपल सा आंसर इसका होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा है हाइपोपैराथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब क्या हुआ? कमी, यानी कि यहाँ पर जो कैल्शियम की कमी होगी वो कम होगी। मैंने अभी बताया है कि जो पैराथायराइडिज्म होता है वो क्या करता है? कैल्शियम को ब्लड में भेजता है। अब यदि पैराथायराइड हार्मोन्स की कमी होगी तो वो कैल्शियम को कम ही एब्जॉर्ब करेगा और कम एब्जॉर्ब करेगा तो ब्लड में कम भेजेगा, जिससे कि ब्लड में जो कैल्शियम है उसकी मात्रा क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज़ मिलेटस इज कॉज्ड बाय, यानी कि मधुमेह मिलेटस किसके कारण होता है? पहला है इंक्रीज इंसुलिन लेवल, दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज इंसुलिन लेवल, तीसरा है नो चेंज इन इंसुलिन लेवल और चौथा है डिक्रीज सोमैटोस्टैटिन लेवल। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डायबिटीज़ मिलेटस की। तो जो डायबिटीज़ मिलेटस होता है वो होता है डिक्रीज इंसुलिन लेवल, यानी कि इंसुलिन स्तर में
कमी के कारण। तो मैं आपको बता दूं कि जो डायबिटीज़ होता है, ठीक है, मधुमेह होता है, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है टाइप फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा होता है टाइप सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड ये 2 तरह के होते हैं। तो जो टाइप फर्स्ट होता है, यानी कि जो डायबिटीज़ मिलेटस होता है, यह इंसुलिन डिपेंडेंट होती है, यानी कि इंसुलिन पर निर्भर करती है। और जो दूसरा डायबिटीज़ है, वो इंसुलिन पर डिपेंड नहीं करती, यानी कि यह नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। मैं आपको दोनों बातों को समझा देता हूँ, ठीक है। इंसुलिन डिपेंडेंट और इंसुलिन नॉन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ। तो हम सभी जानते हैं जो पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज में जो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती है, उसकी जो बीटा सेल होती हैं, और इन्हीं बीटा सेल से इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। तो एक ऐसा कंडीशन आता है जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होता, और जब इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, डायबिटीज़ मिलेटस, यानी कि टाइप फर्स्ट। और एक कंडीशन ऐसी होती है कि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं बन रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि टाइप सेकंड। तो इस कंडीशन में हम डायबिटीज़ पेशेंट को दवाएं देकर उसको हम कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ और हर एक टाइप को मैं डिटेल से समझा सकूँ। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ मिलेटस, यानी कि निम्न में से कौन सा मधुमेह मिलेटस की क्षति जटिलता है। तो पहला ऑप्शन है कोरोनरी धमनी की बीमारी और उच्च रक्तचाप, दूसरा है रेटिनोपैथी और नेफ्रोपैथी, तीसरा है संक्रमण के लिए अति संवेदनशील, और लास्ट है उपरोक्त सभी। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि उपरोक्त सभी। तो जब डायबिटीज़ मेलेटस होता है तो उसकी वजह से हमारे शरीर में शुगर की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब शुगर की मात्रा बढ़ने से जो कोरोनरी डिजीज़ है, यानी कि हार्ट्स और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जो रेटिनोपैथी है, यानी कि आँख की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके साथ-साथ जो आपके जो सर्जिकल हैं, उसके लिए संक्रमण बढ़ जाता है। तो इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन डी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज़ मिलेटस इज़ आल्सो नोन एज़, यानी कि टाइप फर्स्ट जो मधुमेह मिलेटस है, इसे और किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है किशोर मधुमेह, दूसरा है वयस्क शुरुआत मधुमेह, तीसरा है गैर इंसुलिन निर्भर मधुमेह मिलेटस, और लास्ट है बी और सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट है जुवेनाइल डायबिटीज़, यानी कि किशोर मधुमेह। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, और आज के इस वीडियो के साथ अंतःस्रावी ग्रंथियों से जुड़ा हुआ जितना भी एमसीक्यू है वो ख़त्म हो गया। आपको तीनों पार्ट कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं या कुछ ऐसा टॉपिक है जो छूटा हुआ है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट हैं वो सभी क्लियर कर सकूँ। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।